हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। हमने पिछली बार अपने 25 क्वेश्चंस देखे थे जो हमारे वीडियो के 2018 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आज हम 26 से क्वेश्चन से देखते हैं और हम अपना हिंदी का है जो पोर्शन वो हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द है, यानी कि जो देने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गे, ऑप्शन बी है दे। तो हमारे जो देने योग्य होता है उसका मतलब होता है दे, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ऑप्शन सी था पे और ऑप्शन सी डी था दान। लेकिन हमारा ऑप्शन बी सही हो गया था। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द है दे, जो गाने योग्य है उसके लिए एक शब्द होता है गे, जो पीने योग्य होता है उसके लिए एक शब्द होता है पे। ठीक है, यानी कि जो देने योग्य है उसके लिए दे कहते हैं, जो गाने योग्य होता है उसके लिए गे कहते हैं और जो पीने योग्य होता है उसके लिए पे कहते हैं। और आगे देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो दीन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है, यानी कि 4 हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में से दीन और दीन का क्या मतलब निकलता है? दिवस या गरीब होता है, गरीब या दिवस होता है, सुबह या गरीब होता है, दोपहर या गरीब होता है। तो अगर हम बात करें दिन, तो दिन का मतलब होता है दिवस। तो गरीब तो होगा नहीं, सुबह भी नहीं होगा, दोपहर भी नहीं होगा, क्योंकि दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। ठीक है, वो कहते हैं वो बहुत दीन है, यानी कि बहुत गरीब है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हमारा आगे क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है कि दीन दीन शब्द का सही अर्थ है दिवस, यानी कि गरीब। ठीक है, दीन दीन शब्द का सही अर्थ है दिवस और दूसरे दिन का मतलब होता है गरीब, यानी ऑप्शन ए सही है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है, यानी कि इन चारों में से कौन सा शब्द है जो अनेक अर्थ दे रहा है। ऑप्शन ए है साहस, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है अंबर, ऑप्शन डी है बालक। तो अगर हम बात करें आपके अनेक अर्थ देने वाले शब्द की, तो वो हमारा हो जाएगा अंबर। क्या हो जाएगा? अंबर। इसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके कौन कौन से अर्थ निकलते हैं। तो अंबर शब्द अनेकार्थ है। अंबर के अर्थ होते हैं वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ आदि। तो क्या होते हैं हमारे अंबर के अनेकार्थ? अंबर के अर्थ होते हैं वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ आदि। याद रखना, हो सकता है एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले। वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ आदि। आगे कह रहा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं, यानी कि इन चारों में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए है पूज्य, ऑप्शन बी है परीक्षण, ऑप्शन सी है प्राण और ऑप्शन डी है परीक्षा। तो अगर हम बात करें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की, तो पूज्य हमारा गलत है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखेंगे पूज्य। ठीक है, तो इसमें ऐसे इधर की तरफ पाई लगी तो ये गलत है। सी वाला कह रहा है प्राण, तो प्राण नहीं होता है हमारा, प्राण होता है। सही शब्द क्या होता है? प्राण। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है परीक्षण, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि परीक्षण हमारा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है परीक्षण, तो ये भी हमारा गलत है। और फिर हमारा है डी परीक्षा, तो ये बिल्कुल सही है। परीक्षा हमारा ऐसे ही लिखा जाता है, परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे कहा भी गया है कि परीक्षा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पूज्य का पूज्य होता है, परीक्षण का परीक्षण होता है और प्राण का हमारे क्या होता है? प्राण होता है। सही शब्द पूज्य का क्या होता है? शुद्ध रूप पूज्य, परीक्षण का होता है परीक्षण और प्राण का होता है प्राण। आगे कह रहा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। शुद्ध पूछ लिया, अब हमसे अशुद्ध पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो हमारा प्रादेशिक है, माधुर्य है, व्याप्त है कि प्रमाणिक है। तो अगर हम बात करें वर्तनी की दृष्टि से हमारे अशुद्ध शब्द की, तो वो हमारे हो जाएगा प्रमाणिक। क्या हो जाएगा? प्रमाणिक, क्योंकि प्रमाणिक कोई शब्द नहीं होता, प्रमाणिक होता है। क्या होता है? प्रामाणिक होता है। ठीक है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा और ये हमारा अशुद्ध। प्रादेशिक बिल्कुल सही है, माधुर्य भी सही है और व्याप्त भी सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। हमारा आगे कहा गया है कि प्रमाणिक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, जिसका शुद्ध रूप होता है प्रमाणिक। क्या होता है? सही, प्रामाणिक होता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से अधिकरण कारक का परिसर्ग कौन सा है, यानी कि 4 है, इसमें से अधिकरण कारक का कौन सा परिसर्ग है। ऑप्शन ए है पर, ऑप्शन बी है ने, ऑप्शन सी है को, ऑप्शन डी है से। जो हमारे कारक होते हैं वो 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का की के अधिकरण में पर और संबंध है, तो इसमें कौन सा हमारा है? तो अधिकरण में पर, यानी ऑप्शन ये जो हमारा है वो सही हो जाएगा। ये कर्ता ने है, ये कर्म को है, ये करण से है। ठीक है, अधिकरण में पर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है हमारा अधिकरण कारक का परिसर्ग में पर होता है, कर्ता कारक का परिसर्ग ने, कर्म का परिसर्ग को, करण का से, संप्रदान का के लिए और अपादान का होता है से अलगाव अर्थ में।
ली थी, मैंने आपको इसकी व्याख्या पहले ही बता दी थी। आगे देख लेते हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यानी कि जो चार है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए है क्षमा, ऑप्शन बी है घटना, ऑप्शन सी है क्षेत्र, ऑप्शन डी है रीति। अगर हम बात करें क्षमा की, तो क्षमा जो है वो की जाती है, ठीक है। क्षमा जो हमारी की जाती है तो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो पुल्लिंग नहीं हो सकता। दूसरी बात करें घटना, तो घटना जो होती है वो घटती है, ना कि घटता है, तो घटना जो हमारी है वो भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये भी गलत है। डी हमारा कह रहा है रीति, तो रीति होती है ना कि होता है, ये भी हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। और अगर हम बात करें पुल्लिंग की, तो वो हमारा क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्र में होता, वही हम क्षेत्र की बात करें तो ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्वत खेत होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कहा भी गया है कि क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना और रीति स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग पूछ लिया है, अब हमसे स्त्रीलिंग पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा स्त्रीलिंग है। दुख, गरिमा, लेख की स्पर्श। अगर हम बात करें कि दुख की, तो दुख जो होता है ना कि होती है, तो क्या दुख है, ठीक है, दुख होता है तो दुख हमारा पुल्लिंग है। लेख की बात करें तो लेख लिखा जाता है ना कि लिखी जाती है, तो लेख लिखते हैं, यानी कि ये भी हमारा पुल्लिंग है, तो ये दोनों हमारे पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग नहीं हो सकते। स्पर्श किया जाता है ना कि की जाती है, तो स्पर्श भी हमारा क्या होगा, या पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, तो ये भी गलत है। स्त्रीलिंग पूछा है तो गरिमा हो जाएगा, गरिमा होती है, ठीक है, तो गरिमा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, लेख और स्पर्श हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। आगे कह रहा है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, इन चारों में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में करते हैं। ऑप्शन ए है दर्शन, ऑप्शन बी है नारी, ऑप्शन सी है लता, ऑप्शन डी है गाय। तो अगर बात करें सदैव बहुवचन की, तो वो होता है दर्शन। दर्शन जो होते हैं वो हमेशा किए जाते हैं ना कि किया जाता है, ठीक है। जो दर्शन होता है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त प्राण होते हैं, प्राण निकलते हैं, और हमारे हस्ताक्षर वो भी किए जाते हैं, तो ये सब हमारे आते हैं बहुवचन में। जबकि नारी का नारियां होता है, गाय का गाय होता है, लता का लताएं होता है, तो तीनों हमारे एक वचन में हो जाएंगे। और दर्शन होता है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं मौसम मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इसकी व्याख्या याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओठ आदि का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। इस बार आपसे दर्शन पूछा था, हो सकता है आपको इस बार पूछ ले कि लोग कैसा है, प्राण कैसे हैं, आंसू कैसे हैं, तो ये सब है सदैव बहुवचन वाले शब्द। कौन कौन से हैं, लोग, क्योंकि लोग आते हैं, प्राण निकलते हैं, आंसू बहते हैं, दाम होते हैं, ओंठ होते हैं, ठीक है, ना कि होता है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं। जबकि नारी का बहुवचन नारियां, लता का बहुवचन होता है लताएं, और गाय का बहुवचन गाय हो जाएगा, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है, यानी कि हमारे चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। तो हमारे मैं जाता हूँ, तो हमारा हा, ही, है, ये सब हमारे क्या होते हैं, वर्तमान काल में होते हैं, और इसमें भूतकाल का उदाहरण पूछा है तो ये हमारा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वर्तमान काल का है। दूसरा है राम घर गया था, थी, थे, ये तो हमारे भूतकाल के हैं, देख लेंगे, आगे देख लेते हैं पहले। तीसरा कह रहा है बा आ रहा है, ये भी है, तो ये भी हमारा वर्तमान काल का है, अभी ये भी नहीं होगा। बे पुस्तक पढ़ेगा, गा, गी, गे, ये सब हमारे भविष्य के होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो भूतकाल का पूछा है, था, थी, थे होंगे, इसका जो था, थी, थे होता है इसमें, तो राम घर गया था, ये हमारे भूतकाल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, आगे है राम घर गया था, ये वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। मैं घर में जाता हूँ और वह आ रहा है, ये वर्तमान काल के उदाहरण है। राम घर गया था, ये बाकी भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ और वह आ रहा था, ये वर्तमान काल के उदाहरण है। और वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्य काल का है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे हमारा कह रहा है कि निम्न में से भाववाच्य है, यानी कि इन चारों में से कौन सा भाव को प्रदर्शित कर रहा है और कौन सा हमारा भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, नहीं, इसमें कोई भाव नहीं निकल के आ रहा। श्याम पत्र लिखता है, ये भी नहीं आ रहा। मोहन से बैठा नहीं जाता और वह पत्र लिखा जाता है, तो इसे भी कोई भाव निकल के नहीं आता। पर मोहन से बैठा नहीं जाता, इसमें एक भाव निकल के आ रहा है कि मोहन से बैठा नहीं जाता है, तो ये हमारा भाववाच्य है क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता है। वहीं जो हमारे कृतवाच्य होते हैं इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, और जो हमारे कर्मवाच्य होते हैं वो हमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है मोहन से बैठा नहीं जाता, वाक्य में भाववाच्य है। क्रिया का अभ्य रूपांतर, जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है, वही भाववाच्य कहलाते हैं। आगे कह रहा है ये कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो सबसे पहला हमारा है कि विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो इसमें तो कोई मिश्रित वाक्य नहीं लग रहा है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानते हैं, अच्छी बातें मानते हैं, लेकिन इसमें हमारा मिश्रित वाक्य नहीं है। आगे देख लेते हैं।
बेपुस्तक राम की थी, तो इसमें भी नहीं है कुछ हमारा। लेकिन जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, इसमें हमारा जब और तब आ रहा है और दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य है। जैसे कि जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए वाक्य मिश्रित वाक्य है। जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो, यानी कि एक प्रधान है मुख्य उपवाक्य और दूसरे जो है वो उस पर आश्रित हैं, तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हो तो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि किससे जुड़े होते हैं, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, वो, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हों तो वो हमारे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, यानी कि मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है, यानी कि चारों में से कौन सा अशुद्ध है, मैंने विद्यालय जाना है। तो मैंने विद्यालय जाना है हम कभी नहीं कहते, हम कहते हैं मुझे विद्यालय जाना है। किसे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है, तो मैंने ये गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ये है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्नगत वाक्य में मैंने का प्रयोग अशुद्ध है, मैंने के स्थान पर मुझे का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये कह रहा है प्रश्न चिन्ह कौन सा है, देख लीजिए चिन्हों से भी क्वेश्चन आते हैं कि इस चारों में से कौन सा प्रश्न चिन्ह है। जैसे कि ये वाला है, कि ये वाला है, कि ये वाला है, कि ये वाला है, कि हमारा ऐसे वाला है, कि हमारे ऐसे वाला है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें तो हमारे जो ऐसे वाला चिन्ह होता है वो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, नहीं ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये हमारा पूर्ण विराम होता है, कोई भी शब्द खत्म हो रहा है, जैसे कि मैंने का प्रयोग अशुद्ध है तो यहाँ पे हमारा वाक्य खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या किया गया है, ये किया गया है पूर्ण विराम का प्रयोग। ये हमारा जो होता है ये अल्प अर्ध विराम होता है, ऐसे करके आ जाता है, ये हमारे अर्ध विराम का होता है चिन्ह। इसके अतिरिक्त ये हमारा होता है विस्मयदिबोधक, ठीक है, विस्मयदिबोधक वाला होता है, और जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है नगद विकल्पों में से जो हमारा ये वाला है ये प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, जबकि पूर्ण विराम ये वाला है, विस्मयदिबोधक ऐसा है और अर्ध विराम ऐसा है। ठीक है, आगे हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है हमसे, आगे हमसे कौन सा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, आगे कह रहा है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है सही, एक ऑप्शन ए है असंभव काम होना, ऑप्शन बी है बहुत शोर करना, ऑप्शन सी है चुगली करना, ऑप्शन डी है अचानक आपदा पड़ना। अगर हम बात करें आसमान फट जाने के मुहावरे के सही अर्थ की तो वो होता है अचानक आफत पड़ना। क्या होता है कि हमारे ऊपर तो आसमान फट पड़ा यानी कि हमारे ऊपर अचानक आफत आ गई, जबकि चुगली करना इसका मतलब तो नहीं होता, इसका मतलब होता है इधर की उधर करना। ठीक है, कि वो बहुत चुगली करता है यानी कि इधर की उधर करता है। बहुत बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है अचानक आफत आ जाना। स्वावलंबी होने के लिए सही अर्थ है, यानी कि जो स्वावलंबी है उसके होने का सही मुहावरा क्या है, पो बारा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, कि फूंक फूंक कर पैर रखना। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब स्वावलंबी होना नहीं, पानी फेर देना नहीं, पो बारा होना नहीं। पो बारा होना का मतलब होता है बहुत लाभ होना। ठीक है, और पैरों पर खड़ा होने का मतलब भी होता है स्वावलंबी होना। क्या होता है, स्वावलंबी होना यानी कि पैरों पर खड़ा होना। जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी तो आप सब लोग स्वावलंबी हो जाएंगे यानी कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, आगे कह रहा है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, यानी कि जब बोया आपने बबूल का पेड़ है तो आपको आम कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो हमारे सही अर्थ क्या होगा, सबसे पहले कर्म करो फल की इच्छा मत करो। क्यों ना करें हम फल की इच्छा तुम करेंगे ही, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल होता है, कैसे नहीं होता, ऑप्शन बी सी भी गलत है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, बिल्कुल सही बात है।
बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो, यानी कि अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आपको उसमें आम नहीं प्राप्त हो सकते, यानी कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ऑप्शन ये है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का अर्थ होता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, यानी कि जो हमारा लाभ ही लाभ है उसके लिए हमारा सही लोकोक्ति कौन सी होती है। पांचों उंगलियां घी में होना। ऑप्शन बी है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऑप्शन सी है नेकी कर और कुएं में डाल। ऑप्शन डी है नेकी और पूछ पूछ। तो हमारा ऑप्शन डी है कि नेकी और पूछ पूछ नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। नेकी और कुएं में डाल नहीं, ये हातिम ताई के सवाल थोड़ी ना है कि नेकी करो और कुएं में डाल, गलत है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये भी गलत है। लाभ ही लाभ का मतलब होता है कि पांचों उंगलियां घी में होना। लोग कहते नहीं कि उसकी पांचों उंगलियां घी में है, मतलब उसे हर तरह से लाभ ही लाभ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है कि पांचों उंगलियां घी में होना। आगे हमारा 44 क्वेश्चन कह रहा है कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है। जो हमारा मूल पाठ होता है उसका अगर हम व्याख्या के साथ अनुवाद करते हैं तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है शब्दानुवाद। ऑप्शन बी है भावानुवाद। ऑप्शन सी है सारानुवाद। ऑप्शन डी है व्याख्यानुवाद। अगर हम मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद करते हैं तो वो हमारा व्याख्यानुवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा व्याख्यानुवाद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे कह रहा है कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद ही व्याख्यानुवाद कहलाता है। स्क्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाव के प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद ही शब्दानुवाद कहलाता है। मूल पाठ की विचार सामग्री या भावधारा का अनुवाद भावानुवाद कहा जाता है। मूल पाठ को अन्य भाषा में संक्षेप में प्रस्तुत करना यानी कि सारा अनुवाद भी कहलाता है। ठीक है, यानी व्याख्या के साथ व्याख्यानुवाद, लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द के अनुवाद यानी शब्दानुवाद, और सामग्री या भाव विचार सामग्री या भावधारा का अनुवाद भावानुवाद, और संक्षेप में प्रस्तुत करना तो क्या कहलाता है, सारा अनुवाद कहलाता है। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है। आगे हमसे 45 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, यानी कि जो ब्रज भाषा है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है पहाड़ी हिंदी। ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन सी है पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन डी है राजस्थानी हिंदी। तो अगर हम बात करें ब्रज भाषा की तो वो हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। जैसे आप सबसे पहले अगर हम बात करें पहाड़ी हिंदी तो इसके अंतर्गत खश आती है। कौन सी भाषा आती है, जो खश होती है वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, यानी कि पहाड़ी लोग खास होते हैं। खास कौन होते हैं हमारे लिए, पहाड़ी लोग। ऐसे याद कर सकते हैं कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत खश आती है। दूसरी होती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है उसका विकास अर्धमागध अपभ्रंश से हुआ है और इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, काफी समय पूछ लेता है तो याद रखना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत और इसका विकास अर्धमागध अपभ्रंश से हुआ है। तीसरा हमारा कह रहा है पश्चिमी हिंदी। क्या कह रहा है, तीसरा हमारा पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है वो 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है, बांगरू आती है जिसे हम हरियाणवी भी कहते हैं, और कन्नौजी आती है। ठीक है, इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। खड़ी हूँ मैं ब्रज की भाषा में वो भी बूंदे लिए कन्नौज से। कैसे, खड़ी हूँ मैं ब्रज की भाषा में वो भी बूंदे लिए कन्नौज से। खड़ी से हो जाएगा खड़ी बोली, खड़ी हूँ मैं ब्रज से हो जाएगा ब्रजभाषा, वो से हो जाएगा बंगारू, और बूंदे से हो जाएगा बुंदेली, और कन्नौज से हो जाएगा कन्नौजी। ठीक है, और जो पश्चिमी हिंदी है वो हमारे शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और 5 इसकी बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू और बांगरू को हम हरियाणवी भी कहते हैं, और कन्नौजी। ठीक है, और हमारी राजस्थानी हिंदी है, इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। कौन कौन सी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी ये हमारी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3, अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। आगे देख लेते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और राजस्थानी। जो पश्चिमी हिंदी है उसमें शामिल कौन सी उपभाषाएं हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी में शामिल कौन कौन सी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी। कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी जो हैं वो हमारी पूर्वी हिंदी में शामिल भाषाएं हैं।
उपभाषाएं हैं। आगे हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेंडमेंट के लिए सही हिंदी अनुवाद क्या है, यानी कि जो अमेंडमेंट है उसके लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है। ऑप्शन ए है शोधन, ऑप्शन बी है संशोधन, ऑप्शन सी है प्रशोधन, ऑप्शन डी है समाशोधन। अगर हम बात करें अमेंडमेंट तो इसके लिए सटीक हिंदी अनुवाद है संशोधन। क्या है, संशोधन। के लिए सटीक हिंदी अनुवाद संशोधन है। आगे 47 नंबर क्या कह रहा है कि सुरसागर के रचयिता कौन है, यानी कि जो सुरसागर है उसके रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है तुलसीदास और ऑप्शन डी है सूरदास। तो अगर हम बात करें सुरसागर की तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, सूरदास जी हो जाएंगे। जो सुरसागर है उसके रचयिता सूरदास जी हो जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे दास का सुरसागर के रचयिता है सूरदास, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सूर सरावली साहित्य लेरी भी इनकी रचना है। आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि भक्ति काल की सगुण मार्गी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं सूरदास। इनके प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, सुर सरावली और साहित्य लेरी। नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से रीत काल के कवि कौन है, यानी कि इन चारों में से कौन रीत काल के कवि हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन डी है सुमित्रानंदन पंत। तो अगर हम बात करें रीत काल की तो इसके फेमस कवि हैं बिहारी। कौन है, बिहारी जो है वो रीत काल के फेमस कवि हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद इनका आंसू, लहर, झरना, कमानी ये सब हैं। रीत काल के कवि हमारे बिहारी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि कविवर बिहारी रीत काल के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सही है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत ये छायावाद काल के कवि हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, यानी कि जो उसने कहा था ये कहानी है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए है किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी है भगवान दास। तो अगर हम बात करें कि उसने कहा था कहानी के लेखक तो वो हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन बी सही है। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी अन्य रचनाएं हैं घंटाघर, धर्म परायण रीच, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और हीरे का हीरा आदि। कौन सी है, घंटाघर, धर्मपरायण रीच, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और हीरे का हीरा आदि। 50 क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा इसका, यानी कि जो हम हिंदी में वीडियो प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर कर रहे हैं उसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि उर्वशी किसका काव्य है। क्या कह रहा है कि उर्वशी किसका काव्य। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो अगर हम बात करें उर्वशी की तो उर्वशी जो है वो किसके हृदय में बसी थी, राम के हृदय में बसी थी। यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं कि राम के हृदय में बसी थी उर्वशी, और उर्वशी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद की है आंसू, लहर, झरना, कामयानी, और महादेवी वर्मा की है यामा, अतीत के चलचत, स्मृति की रेखाएं आदि। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके में और ये हमारा पार्ट बी था जिसमें हमने अपने 50 क्वेश्चंस की बात की। इससे पहले मैंने पार्ट ये बना रखा है, इसमें हमने 25 जो हिंदी के क्वेश्चंस थे उनकी बात की थी, और ये हमारे बच्चे जो हिंदी के 25 क्वेश्चन थे उसकी बात हमने अपने इस वीडियो में कर ली है। अपने आपको वीडियो के जितने भी पेपर हुए सबको हल करवाऊंगी, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। Thank you. Bye. We continue with next video.